हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम एड्रेस कर रहे हैं आप सभी के क्वेश्चंस। सो रिसेंटली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें टेक्स्ट किया और उनके जो क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थी, वो सिमिलर से थी। तो इसी वजह से हमने ये वीडियो बनाई है टू सॉल्व ऑल द डाउट्स। सो रिसेंटली जो क्वेश्चन सेम से थे ना, वो ये थे कि व्हाट इज़ फोरेंसिक साइंस, दे वांट टू नो अबाउट फोरेंसिक साइंस, हाउ कैन समवन क्रिएट अ करियर आउट ऑफ फोरेंसिक साइंस, या फिर कैसे परस्यू कर सकते हो आप फोरेंसिक साइंस। तो आज की वीडियो में यही सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं फोरेंसिक साइंस से कि व्हाट इज़ फोरेंसिक साइंस। तो आप सभी ने कहीं ना कहीं फोरेंसिक साइंस के बारे में ज़रूर सुना है। तो आई एम श्योर 3 ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ से आपने फोरेंसिक साइंस के बारे में जाना है। तो सबसे पहला लिस्ट में तो आता है CID। तो बचपन में सबने CID देखी है और उसका एक कैरेक्टर फेमस है। मैं दया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर सालुके की। जो डॉक्टर सालुके है वो ये पता था हमें कि वो फोरेंसिक एक्सपर्ट है एंड वो फोरेंसिक टेस्ट करते हैं। तो वहाँ से आपने फोरेंसिक साइंस के बारे में जाना है। जो दूसरा सोर्स है वो है न्यूज़ चैनल्स। आपने देखा होगा जब कभी भी कोई बड़ा क्राइम होता है या फिर जिसके बारे में फ्रीक्वेंटली न्यूज़ चैनल्स कवर करते हैं, उसमें सुना होगा आपने कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फोरेंसिक जाँच हो रही है, फोरेंसिक रिपोर्ट आने से पहले वो कुछ कन्फर्म नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आपने न्यूज़ चैनल में सुनी होंगी। और जो तीसरा सोर्स है वो है मूवीज़ का और वेब सीरीज़ का। रीसेंट टाइम में जो वेब सीरीज़ है उनका ट्रेंड बढ़ा है, यानी ये मिस्टीरियस चीज़ें ज़्यादा कवर करने लगे हैं जिसमें फोरेंसिक साइंस भी मेंशन है। तो अब बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं कि व्हाट इज़ फोरेंसिक साइंस, हमें भी फोरेंसिक एक्सपर्ट बनना है, हमें भी फोरेंसिक साइंटिस्ट बनना है, बट उन्हें पता नहीं है कि एग्जैक्टली फोरेंसिक साइंस है क्या। तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि फोरेंसिक साइंस है क्या। अगर हम बुकिश नॉलेज पे जाएं या बुकिश डेफिनेशन पे बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि फोरेंसिक साइंस इज़ एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आप गूगल भी करोगे तो यही डेफिनेशन आपको मिलेगी। मैं आप सभी के लिए ना सिंपल सी कर देती हूँ इसकी डेफिनेशन, या सिंपल भाषा में समझा दूँ तो वो ये है कि जब कभी भी आप साइंस यूज़ करते हो क्राइम सॉल्व करने के लिए तो वो फोरेंसिक साइंस हो जाती है। अब जब मैंने बोला वर्ड साइंस कि हम साइंस यूज़ कर रहे हैं क्राइम सॉल्व करने के लिए, तो वो फोरेंसिक साइंस हो गई। ये जो साइंस वर्ड है ना वो बहुत ब्रॉड टर्म है, बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो आप केमिस्ट्री की नॉलेज लगा सकते हो, आप फिज़िक्स की नॉलेज लगा सकते हो, आप मैथ्स लगा सकते हो, आप जूलॉजी की नॉलेज, बॉटनी की नॉलेज, माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज, बायोटेक्नोलॉजी की नॉलेज, DNA की नॉलेज। आप किसी भी साइंस की नॉलेज को जब अप्लाई करते हो ना क्राइम सॉल्व करने के लिए, तब हम उसे कहते हैं फोरेंसिक साइंस। इतनी सिंपल सी बस बात है, बट इतनी सिंपल भी नहीं है। ओके, जब कभी भी हम बात करते हैं अप्लाई करने की, अभी देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, साइंस की नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं। तो हम थ्योरीज यूज़ कर सकते हैं जो कोर साइंसेज ने दी है हमें, थ्योरीज, टूल्स, टेक्निक्स। जब हम इन सभी चीज़ों को यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं क्राइम सॉल्व करने के लिए, तब वो कहलाती है फोरेंसिक साइंस। अब ये कोर साइंसेज से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये अप्लाइड साइंस है, क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं। जो फिज़िक्स की नॉलेज है, केमिस्ट्री की नॉलेज है, बायोलॉजी की नॉलेज है, मैथ्स की नॉलेज है, वो ऑलरेडी डिस्कवर करी जा चुकी है, वो कोर साइंसेस के अंदर आती है। जब हम इसकी थ्योरीज को अप्लाई करते हैं ना क्राइम सॉल्व करने के लिए, तो वो अप्लाइड हो जाती है। इस वजह से फोरेंसिक साइंस अप्लाइड साइंस का हिस्सा है। अभी तक यहाँ तक सारी चीज़ें आई होप क्लियर होंगी, राइट? अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फोरेंसिक साइंस इंपॉर्टेंट क्यों है। हम कोर साइंसेस से क्यों नहीं सॉल्व कर लेते क्राइम? जैसे ही हमने कोर साइंसेस यूज़ करी तो वो फोरेंसिक साइंस कैसे हो गया? तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा हमारे जस्टिस सिस्टम को। अब थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हम और कर देते हैं इस टर्मिनोलॉजी को, हम कह देते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब आपने ये वर्ड ना सुना ही होगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ना 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। सबसे पहला आता है आपका कोर्ट ऑफ लॉ, दूसरी होती है पुलिस या फिर इन्वेस्टिगेटिंग बॉडीज़। आपने सुना होगा CBI, NIA। तो ये सारी क्या है, इन्वेस्टिगेटिंग बॉडीज़, या आप एक तरीके से बोल सकते हो। तो ये दूसरा पिलर है। जो तीसरा पिलर है वो है फोरेंसिक साइंस। जो फोरेंसिक साइंस है ना वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। उसके बिना आपका ना जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है या जो हमारे इंडिया का जस्टिस सिस्टम है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। तो 3 चीज़ें मैंने बताई। सबसे पहले मैंने क्या बताया, कोर्ट ऑफ लॉ जहाँ पे जजमेंट होती है। फिर क्या मैंने बताया, पुलिस या फिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जैसे कि पुलिस फोर्स या फिर CBI, ठीक है,
या फिर NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो ये जो एजेंसीज़ है ये हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट पिलर है। तीसरी है फोरेंसिक साइंस। अब आपने ये भी मूवीज़ में बहुत ज़्यादा देखा है कि जब कभी भी किसी को सज़ा मिलती है तो वो सबूतों के बेस पे मिलती है। बिना सबूत के कोई किसी को सज़ा नहीं दे सकता हमारे जस्टिस सिस्टम के अकॉर्डिंग, है ना। कोर्ट में आपने देखा होगा, जब आपने कोर्ट रूम ड्रामाज देखे होंगे ना, तो यही होता है कि आपको सबूत देने होंगे, ठीक है। अगर आप निर्दोष हो तो उसके भी सबूत देने होंगे, अगर आप दोषी हो मतलब किसी ने क्राइम कराया है तो उसके भी सबूत हमें देने होते हैं कि भाई इसने क्राइम किया है, या फिर हमें ये प्रूव करना होता है कि इसने क्राइम नहीं किया है। दोनों तरीक़ों से बात एक ही तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं और वो होती है एविडेंसेस के बेसिस पे या फिर सबूतों के बेसिस पे। अब ये जो सबूत कलेक्ट करने का या इन सबूतों को टेस्ट करने का जो काम करता है वो करता है फोरेंसिक साइंस। मतलब जो फोरेंसिक साइंस है वो यही वाला पार्ट हैंडल करती है या करता है, व्हाटएवर, ठीक है। सो एक सिनेरियो लेके चलते हैं। लेट्स से चोरी हो गई, है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से चोरी हो जाती है किसी के घर में एंड बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल चीज़ें चोरी हो गई। तो अब जिसके घर पे चोरी हुई है वो क्या करेगा, वो पुलिस को कंप्लेन करेगा, है ना। देखो कि ये जो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है ना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, वो किस तरीके से काम करते हैं। तो किसी के घर में चोरी हो गई, लेट्स से मेरे घर में ही चोरी हो गई। अब मैंने क्या किया, मैंने पुलिस को कांटेक्ट किया और मैंने बताया कि भाई मेरे घर में चोरी हो गई है एंड बहुत सारे वैल्यूएबल आइटम्स ना मेरे घर से अब मिसिंग है। तो आप क्या करो, आप चोर को पकड़ो और मेरी जो चीज़ें, मेरा जो सामान है वो मुझे लौटाने की कोशिश करो। अब 2 तरीके की चीज़ें हो सकती है, या तो ये कि मुझे किसी पे शक हो, है ना, कि मुझे ये अगर शक है मेरे पड़ोसियों पे, है ना, क्योंकि वो क्या करते थे, बहुत तारीफ़ करते थे मेरे सामान की, या वो मेरे घर आके चीज़ों को बहुत ध्यान से नोटिस कर रहे होते थे, तो मुझे उन पे शक है। तो मैं ये भी पुलिस वालों को बता सकती हूँ या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को बता सकती हूँ कि मुझे मेरी पड़ोसियों पे शक है। या फिर अगर मुझे शक नहीं है तो वो पुलिस का काम है या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का काम है कि वो ये पता लगाएं कि कौन आया कौन गया, CCTV अगर है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को चेक करने का काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करती है। अब 3rd स्टेप पे आ जाओ, ठीक है। लेट्स से कोई CCTV फुटेज मिल गई। अब ये जो CCTV फुटेज है ये एक एविडेंस है, इसको टेस्ट करने का काम कौन करेगा या फिर इसको हैंडल करने का काम कौन करेगा, फोरेंसिक साइंटिस्ट या फोरेंसिक एक्सपर्ट्स। लेट्स से CCTV फुटेज मिल गई या फिर कोई फोटोग्राफ मिल गया या फिर जहाँ पे मेरे घर में चोरी है वहाँ पे शू प्रिंट है या फिर फिंगरप्रिंट है, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें जब मिली है क्राइम सीन पे, जहाँ पे चोरी हुई वो क्राइम सीन हो गई, है ना। सो ऐसी जगहों पे जब इस तरीके के एविडेंसेस मिलते हैं या किसी भी तरीके की एविडेंस को चेक करना और हैंडल करने का काम फोरेंसिक टीम करती है। तो जब वो चेक कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग टीम के साथ कोऑपरेट करते हैं एंड देन सारे एविडेंसेस को टेस्ट कर लेते हैं, तो फिर वो एक रिपोर्ट क्रिएट करते हैं और वो रिपोर्ट हमेशा लेजिट होती है। आपने ये सुना होगा, राइट, कि सारे के सारे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ों की जो डिसीजंस होते हैं वो फोरेंसिक रिपोर्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये चीज़ तो पक्की है कि जो फोरेंसिक रिपोर्ट होती है वो टेस्टेड होती है और वो सच्चाई को सामने रखती है। तो जो फोरेंसिक रिपोर्ट है ना वो साइंस बेस्ड होती है, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं। इसी वजह से वो 100% एक्सेप्टेबल होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये दूसरा सिनारियो है जब एविडेंसेस एक्सेप्ट नहीं किए जाते कोर्ट में, वो हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं कोर्ट में एविडेंसेस एक्सेप्ट होते हैं एंड ऑल दैट। सो 3rd सिनेरियो समझ लिया, चोरी हुई, मैंने कंप्लेन किया, कंप्लेन करने के बाद एविडेंसेस कलेक्ट करने गए, ये एविडेंसेस फोरेंसिक टीम के पास गए, उन्होंने टेस्ट किया। अब जो 3rd इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होगा हियरिंग, ठीक है। हम कोर्ट में जाते हैं, किसी को पकड़ भी लिया पुलिस वालों ने कि भाई हमें इस पे शक था या इसकी प्रेजेंस के चांसेस हैं, तो हम उसके अराउंड फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे या फिर उसके ही ऊपर अब केस चल रहा है। तो कोर्ट में अगर लेट्स से मेरे पड़ोसी को ही हम यहाँ पे बना देते हैं चोर, ठीक है, तो मेरे पड़ोसियों के घर से वो चीज़ें मिल गई जो मेरे घर से मिसिंग थी, उनके फिंगरप्रिंट्स मेरे घर में मिल गए। तो जब कोर्ट में ये बातें बताई जाएंगी कि भाई XYZ दिन के दिन ये पड़ोसी अपने बाजू घर में जाता है, चोरी करता है, चीज़ों को चुरा के अपने घर पे लाता है एंड ऑल दैट, और ये प्रूव हो गया। प्रूव कैसे होता है, एविडेंसेस के बेसिस पे। अगर इनफ एविडेंसेस है तो क्या होगा, गिल्टी हो जाएगा मेरा पड़ोसी और उसको फिर सज़ा हो जाएगी, है ना। ये हमारा जस्टिस सिस्टम ही तो सज़ा दे रहा है कि उसने क्राइम किया, उसको सज़ा मिली। अगर एविडेंसेस सफिशिएंट नहीं है तो उसे सज़ा नहीं मिलेगी। हो सकता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो या फिर वो इन्वेस्टिगेशन वहीं पे बंद कर दी जाए। इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोर्स होगी क्योंकि हम किसी कंक्लूजन पे पहुँचे नहीं है। जब तक हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुँचेंगे तब तक केस क्लोज नहीं होता है,
ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या करता है, पुलिस या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज क्या करती है, फॉरेंसिक साइंस क्या करती है। ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। इस वजह से ही फॉरेंसिक साइंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको अभी भी ये डाउट होता था कि व्हाट इज़ फॉरेंसिक साइंस, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये रेलिवेंट साइंस रहेगा या नहीं रहेगा फ्यूचर में। तो फॉरेंसिक साइंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले फ्यूचर में मैं होप कर रही हूँ, दैट्स माई पर्सनल पर्सपेक्टिव, है ना। जैसे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है ना, अब उनके साथ धीरे धीरे एक प्रोफेशनल फॉरेंसिक टीम भी अटैच होगी। अभी क्या होता है, जब कंप्लेन होती है ना तो सिर्फ पुलिस की टीम जाती है क्राइम सीन पे सबसे पहले। फॉरेंसिक की टीम को जब तक बुलाया नहीं जाता तब तक वो जाती नहीं है। बट आने वाले टाइम पे आप ये ज़रूर देखोगे कि एक स्पेशलाइज्ड टीम हर एक पुलिस फोर्स के साथ अटैच्ड होगी और इसी तरीके से ही फॉरेंसिक्स ग्रो करेगा। अभी बहुत सारा स्पेस ऐसा है जहाँ पे ग्रो हो सकता है, इनफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, क्योंकि आप सभी को भी ये पता है कि क्राइम्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और सज़ाएं उतनी स्पीड से नहीं मिल रही हैं जिस स्पीड से क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो कन्विक्शंस ही नहीं हो रहे हैं। इसी वजह से फॉरेंसिक साइंस को डेवलप करना भी ज़रूरी है और डेवलप हो भी रहा है। तो आप इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल श्योर हो जाओ कि फ्यूचर है या नहीं है। ऑफकोर्स बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है फॉरेंसिक्स का, ये आई कैन सी एंड यू ऑल्सो कैन सी जब आप थोड़ा सीरियसली इस बारे में सोचोगे। तो ये थी इम्पॉर्टेंस फॉरेंसिक साइंस की। तो आई होप अब फॉरेंसिक साइंस क्या ये क्लियर हो गया है, इम्पॉर्टेंस क्या है फॉरेंसिक साइंस की ये भी क्लियर हो गया है। अब थर्ड क्वेश्चन बचता है कि आप परस्यू कैसे कर सकते हो फॉरेंसिक साइंस। तो फॉरेंसिक साइंस के कोर्स को भी ना मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देती हूँ। एक तो यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज और पीएचडी के कोर्सेज। यूजी कोर्सेज वो जो कोई बच्चा ग्रेजुएशन के लिए करता है, मतलब 12th के बाद करता है। पीजी कोर्सेज वो जो ग्रेजुएशन के बाद होती है, पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद होती है ना। पीजी का फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएशन, यूजी का मतलब है अंडर ग्रेजुएशन। जो यूजी कोर्सेज होते हैं वो यूजुअली 3 साल या 4 साल के होते हैं। जो बीटेक कोर्सेज है ना वो 4 साल के होते हैं। जो बीएससी कोर्सेज हैं वो 3 साल के होते हैं। तो ये ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज होते हैं। डिफरेंट डोमेन्स में भी फॉरेंसिक के जो कोर्सेज हैं वो होते हैं, आप वो परस्यू कर सकते हो। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, आपको 12th में साइंस लिया होना चाहिए। आप पीसीबी से हो सकते हो, आप पीसीएम से हो सकते हो या पीसीएमबी से भी हो सकते हो। मैंने देखा है बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं कि मैम हमने तो मैथ्स नहीं लिया, हमारे पास तो पीसीबी है, तो हम कैसे फॉरेंसिक कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हो फॉरेंसिक, आप 100% एलिजिबल हो। सेम मैथ्स वाले बच्चे भी एलिजिबल है और जिनका कंबाइंड साइंस है ना, मैथ्स भी है बायो भी है, वो भी 100% एलिजिबल है। तो आपको 12th में मिनिमम आप ये कोशिश करो कि आप 55% एटलीस्ट स्कोर करो। 55% से 65% तक मिनिमम आपको स्कोर किया होना चाहिए, तब जाके आप प्रेस्टीजियस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस देने के लिए एलिजिबल होगे, है ना। सो 12th में बस यही ध्यान रख लो, अगर आप यूजी कोर्सेज को टारगेट कर रहे हो तो आपको 55 मिनिमम होना चाहिए, 65 मिनिमम परसेंटेज आपके होने चाहिए, फिर आप एलिजिबल हो, आप एंट्रेंस एग्जाम लिख सकते हो। पीजी की अगर मैं बात करूँ पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो आपको रेलेवेंट सब्जेक्ट में यही मिनिमम 60% स्कोर करना होता है। आप किसी भी साइंस, किसी भी कोर साइंस से बीएससी के अगर स्टूडेंट हो तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। अगर आपको एमटेक करना है फॉरेंसिक साइंस में तो आपको बीटेक या फिर ग्रेजुएशन लेवल में इंजीनियरिंग या फिर इंजीनियरिंग लेवल पे आपको 4 साल का कोई टेक्निकल कोर्स क्या होना चाहिए, तब जाके आप एमटेक कर सकते हो। तो यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। आपको मिनिमम 55 से 60% आपकी ग्रेजुएशन में या फिर आपकी बीटेक में स्कोर करना होना ज़रूरी है। पीएचडी के लिए अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो रेलेवेंट साइंस स्ट्रीम से, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी कर सकते हो। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी। अब मैं ओवरऑल बात करूँ कि कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो इंडिया की लीडिंग यूनिवर्सिटी जो है फॉरेंसिक साइंस की है वो एनएफएसयू, मल्टीपल कैंपसेस है, तो आप किसी भी कैंपस को टारगेट कर सकते हो। इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे हम कहते हैं एनएफएटी। एनटीए कंडक्ट कराती है इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को, जिसके रिजल्ट के बेसिस पे आप एनएफएसयूज़ में एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद आती है सीयूईटी एग्जामिनेशन, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये यूजी लेवल पे भी होती है, पीजी लेवल पे भी होती है। तो यूजी पीजी लेवल के अकॉर्डिंग, मतलब आप 12th के बाद अगर फॉरेंसिक ज्वाइन करना चाहते हो तो आप सीयूईटी यूजी दोगे, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आप सीयूईटी पीजी दोगे,
राइट। सो ये एग्ज़ाम भी एनडीए ही कंडक्ट करती है और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए मेजरली होते हैं। अगर मैं बात करूँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, तो बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अपना पर्सनल एंट्रेंस कराती है या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू के बाद एडमिशन देती है, या फिर एक कलेक्टिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिसे हम कहते हैं AIFSET। वो भी UG PG लेवल का होता है, उसमें बहुत सारी पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो उन यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिलेटेड टू फोरेंसिक साइंस कि आप किस तरीके से परस्यू कर सकते हैं फोरेंसिक साइंस। तो अगर आप परस्यू करना चाहते हैं फोरेंसिक साइंस, सो आई टीच इन आवर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म। हमारा एप्लीकेशन है जिसमें NFSU की क्लासेस चलती है, मतलब NFAT एंट्रेंस की क्लासेस, जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो, आप एस्पिरेंट हो, तो हमारी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो एंड प्रिपेयर कर सकते हो एंट्रेंस के लिए। अगर आप CUET UG देने वाले हो, PG देने वाले हो, तो उसकी क्लासेस भी अवेलेबल है। सो फोरेंसिक साइंस के फील्ड में लगभग जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं उन सभी की क्लासेस एंड कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था स्कोप ऑफ फोरेंसिक साइंस, कैसे आप परस्यू कर सकते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड व्हाट इज फोरेंसिक साइंस। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कोई डाउट है, तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो लिंक है, जो ID है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमें एप्लीकेशन में भी टेक्स्ट कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।